हेलो एवरीवन। आज हम अपनी वीडियो में स्किनर की थ्योरी देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी पढ़ा दी है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये थर्ड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो स्किनर की जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी के बाद आई। इनकी थ्योरी का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, या कार्यात्मक प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, या कार्यात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। इंग्लिश में है नाम हमारा इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखिए, जो पावलोव ने थ्योरी दी थी वो थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत था उनका। और इन्होंने दिया ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, यानी कि क्रियात्मक प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो दोनों में जो अंतर है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफ्रेंशिएट अगर आप कर पाएंगे दोनों को तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे देखिए, स्किनर जो थे उन्होंने, वो भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ही थे, यानी कि बिहेवियर पर ही उन्होंने भी रिसर्च की थी अपनी। और उन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो चूहे और कबूतरों पर की थी। तो उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, वो उन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया और उसके बेस पर उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो उस प्रयोग को हम देखेंगे, उसके बाद में आपको उस प्रयोग के द्वारा ही दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि क्लासिकल कंडीशन थ्योरी यानी पावलोव की जो थ्योरी है अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, और इनका जो सिद्धांत है ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अपना खुद का एक विधि बनाई और अपना खुद का ही एक उपकरण बनाया, यानी इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसमें उन्होंने अपना पूरा जो एक्सपेरिमेंट था उसको किया। उस बॉक्स को उन्होंने स्किनर बॉक्स का नाम दिया। वो क्या था, बेसिकली एक बॉक्स था, उस बॉक्स में एक लीवर लग था। ठीक है, लीवर था, जब दबाया जाता, और एक उस बॉक्स में एक प्लेट को रखा उन्होंने और एक भूखे चूहे को रखा। जब लीवर को दबाया जाता था तो प्लेट जो थी उसमें भोजन आ जाता था। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा एक तरह से सेट कर दिया अपने स्किनर बॉक्स में कंडीशन को। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, जब चूहे को उसमें एक भूखा चूहा रखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि चूहा क्योंकि भूखा है, तो जैसे हमें भूख लगती है तो हम क्या इधर उधर एकदम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं ना, एकदम उछलने लगते हैं और मतलब एक्टिविटी दिखाते हैं। तो उस तरह से चूहा भी जो था, क्योंकि भूखा था तो वो इधर उधर भागने लगा भूख के मारे। तो गलती से क्या हुआ, उसका लिवर पे पैर रख गया, और लिवर में पैर रखा तो प्लेट में खाना आ गया। तो उसने ये देखा कि प्लेट में खाना आ गया, कैसे आ गया, उसने खा लिया। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो, यानी जब भी उसे भूख लगती है वो उधर उधर भागने लगता। ठीक है, तो उसने इस तरह से 2-3 बार क्या हुआ, उससे लिवर दबा, और लिवर दबने की वजह से प्लेट में खाना आ गया। तो उसने थोड़े 4-5 बार में उसने ये नोटिस कर लिया कि जब ये लिवर दबता है तो प्लेट में खाना आ जाता है। तो यानी धीरे धीरे उसने क्या है, सीख लिया इस बात को कि लिवर के दबाने पे प्लेट में खाना आता है। तो अब क्या करता, वो बस लिवर दबाता और प्लेट में खाना आ जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे उसने अपनी एक क्रिया की, यानी जब वो भूखा था तो उसने क्या क्रिया की, और क्रिया के द्वारा उसने इस बात को सीखा कि लिवर को दबाने से खाना आता है। हमने पहले से ही क्या है, उसे खाना नहीं दिया था, यानी कोई उत्प्रेरक नहीं दिया था हमने उसे, जिस उत्प्रेरक को देख कर वो प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करे। तो यहाँ पे दोनों में अंतर यही है। पावलोव ने क्या किया, पावलोव जी ने जो बिल्ली थी भूखी थी, ठीक है, उन्होंने भी पिंजरे में बंद की। वहाँ पे उन्हें उसके सामने एक मछली रख दी थी। तो मछली जो थी वो क्या है, वहाँ पे उसके लिए उत्प्रेरक का काम कर रही थी। अब वो उस मछली को देखकर बिल्ली झटपटा रही थी और प्रतिक्रिया करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे भी हम उस मछली को मैं पालूं। और उसके बाद खटका उससे दब गया, और उससे फिर उसने सीख लिया कि भाई ये खटका दब जाता है तो मछली। वहाँ पे क्या है, उसको जो हमें एक्टिव कराना था, यानी बिल्ली को एक्टिविटी कराने के लिए हमने उत्प्रेरक दिया था एक, जो कि मछली थी। लेकिन स्किनर जी ने क्या है, इन्होंने उत्प्रेरक को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने अपने जो प्रयोग है उसमें किसी तरह का उत्प्रेरक नहीं रखा। इन्होंने क्रिया को जो है, यानी कि जो भी चूहा है वो अपने आप से क्रिया करे और उस क्रिया के द्वारा चीज़ों को सीखे, उस पर महत्व दिया है। इसलिए इन्होंने किसी तरह का उत्प्रेरक नहीं रखा, बल्कि चूहे ने क्या है, खुद ही अपनी प्रतिक्रिया की और उसी के माध्यम से उसने सीख लिया कि लीवर दबाने से खाना आ जाता है। तो मेन जो डिफरेंस है दोनों में यही है।
कि उनका जो सिद्धांत है वो क्या है, अनुकूलित अनुबंधन। यानी कि जब बिल्ली जो है वो अनुकूलित हो गई इस बात के प्रति कि हाँ जब मैं ये दबाती हूँ तो मुझे वो दरवाज़ा खुल जाता है और मैं मछली को खा सकती हूँ, वो क्या हो गई, उसके प्रति अनुकूलित हो गई। लेकिन इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, कार्यात्मक प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। कार्यात्मक यानी कि कार्य पे निर्भर करता है, आपकी प्रतिक्रिया पे निर्भर करता है और उसके आधार पर आप व्यवहार को सीखते हैं। तो इन्होंने दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, एक है पुनर्वलन यानी रीइंफोर्समेंट और दूसरा है हमारा पनिशमेंट। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम। अब देखिए एक चीज़ और है कि थॉर्नडाइक की भांति स्किनर ने भी दो प्रकार के अधिगम को स्वीकार किया है। स्किनर ने व्यवहार को दो भागों में बांटा है, एक है हमारा अनुक्रियात्मक यानी कि रिस्पोंडेंट, एक है कार्यात्मक यानी कि ऑपरेंट। ठीक है, तो जिस तरह से थॉर्नडाइक ने दो तरह का व्यवहार माना, वैसे इन्होंने भी दो तरह का व्यवहार माना। तो ये जो दो तरह का व्यवहार था इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे एक है प्रकाश में आने वाली अनुक्रियाएं और दूसरा है उत्सर्जन प्रतिक्रियाएं। तो दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है कि एक क्रिया जो है वो हमारी उत्प्रेरक पे निर्भर करती है और एक जो है ना वो किसी उत्प्रेरक पे निर्भर नहीं करती, यानी कोई ज्ञात उत्प्रेरक नहीं है उसको करने के लिए। तो जो अनुक्रियाएं ज्ञात प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती हैं उनको प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि बिल्ली थी, उसको जब हमने मछली दिखा दी तो मछली को देखकर वो प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने लगी, तो वो हमारी प्रकाशित अनुक्रिया होगी क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक ज्ञात उत्प्रेरक था, मछली। ठीक है, या भोजन कोई। और इसके अलावा इसके विपरीत अनुक्रिया जिसका संबंध किसी ज्ञात प्रेरक से नहीं होता है उसे उत्सर्जन प्रतिक्रिया कहते हैं और यही कार्यात्मक भी कहलाती है। तो यहाँ स्किनर ने क्या किसी तरह का उत्प्रेरक नहीं दिया था, लेकिन जो चूहा था उसने क्या क्रिया की और उस तरह की जो क्रिया थी वो कैसी उत्सर्जन प्रतिक्रिया कहलाती है, क्योंकि वो खुद से ही इमिटेड हुई है, खुद से ही उत्सर्जित हुई है और उसी को उन्होंने कार्यात्मक कहा यानी कि ऑपरेंट कहा। अनुक्रिया की भांति ही अनुबंधन भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्दीपक अनुबंधन और एक होता है अनुक्रिया अनुबंधन। यानी कि एक होता है स्टिमुलस कंडीशनिंग जो कि स्टिमुलस से रिलेटेड है यानी उत्प्रेरक से संबंधित है, और दूसरा है हमारा अनुक्रिया अनुबंधन यानी रिस्पॉन्स कंडीशनिंग जो रिस्पॉन्स से संबंधित है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि पावलव में क्या था, पावलव की जो थ्योरी थी वहाँ उत्प्रेरक को उन्होंने ज़्यादा बल दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले चूहे ने प्रतिक्रिया प्रदर्शित की, यानी कि रिस्पॉन्स को पहले दिया, उसके बाद उसने क्या है जो उत्तेजक था उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको जो है अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि RS बॉन्ड जो है वो किस में बनता है, किसके सिद्धांत में बनता है, तो आपको याद रखना है स्किनर में। RS बॉन्ड यानी रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। ठीक है, तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड जो है इनके स्किनर के सिद्धांत में बनता है, जबकि पावलव में क्या था कि पावलव का जो अनुबंधन संबंधी सिद्धांत उसमें वो एस प्रकार का था। तो वहाँ पे क्या था कि एस जो था यानी कि उत्प्रेरक था, उसके हिसाब से उत्तेजित होकर जानवर जो था वो प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता था। जैसे कि वहाँ पे घंटी की आवाज़ जो थी वो क्या थी, हमारा उत्तेजक था, और भोजन जो था वो फिर प्रस्तुत किया जाता था घंटी की आवाज़ के आधार पर। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता था वो SR बॉन्ड बनता था, लेकिन यहाँ पे RS बॉन्ड बनता है। तो ये आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके सिद्धांत में RS बॉन्ड बनता है तो स्किनर इस प्रकार के सीखने को अधिक महत्व नहीं देते, यानी वो जो है उत्तेजक को के द्वारा जो सीखना है उसको अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि उनका मानना ये था कि ऐसा नहीं है कि हर जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वो किसी उत्तेजक से के माध्यम के द्वारा ही, यानी कि उत्तेजक मिलेगा हमें तब हम उत्तेजित होकर व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा उनका नहीं मानना था। उनका मानना था कि हमारे अंदर जो है खुद से ही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्किनर के विचार से R प्रकार का अनुबंधन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण था, यानी रिस्पॉन्स करना जो है उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, और ये अनुबंधन कार्यात्मक व्यवहार का अनुबंधन तथा पुनर्वलन के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स और ये रीइंफोर्समेंट से भी रिलेटेड है। अब इन्होंने क्या है अपने सिद्धांत में दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, दो चीज़ों की बात की है, एक है हमारा पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पनिशमेंट। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की उन्होंने बात की है अपने सिद्धांत में।
तो इन्होंने, जैसे कि आपको बताया मैंने अभी, कि इन्होंने क्या है, आर प्रकार के अनुबंधन को अधिक महत्व दिया है। तो इन्होंने यही बात बोली है कि जो रिस्पॉन्स होता है, यानी वो क्या है, उद्दीपन, सॉरी, पुनर्बलन से ही संबंधित होता है, यानी रीइंफोर्समेंट से ही संबंधित होता है। यानी अगर हम कोई बच्चा है, ठीक है, अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं किसी तरह का, ठीक है, पुनर्बलन देते हैं, जैसे हम उसकी तारीफ़ कर देते हैं, अगर उसने कोई काम किया, ठीक है, उसकी तारीफ़ कर देते हैं, या फिर उसको कोई पुरस्कार दे देते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो रिस्पॉन्स होती है उसकी दर बढ़ जाती है, यानी उसकी प्रतिक्रिया की दर जो है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। वो पुनर्बलन जो क्या काम करता है वहाँ पर, उसकी जो उसकी प्रतिक्रिया है उसको बढ़ाने का काम करता है। जबकि एस प्रकार के पुनर्बलन का संबंध उद्दीपन के साथ होता है, जबकि जो हमारा एस प्रकार का, यानी कि उत्प्रेरक वाला जो पुनर्बलन होता है, जो कि हमारे पावलव और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में है, उनका संबंध उद्दीपन से होता है। यानी कि जब उस बच्चे के सामने जिस चीज़ से वो उत्प्रेरित होता है और रिस्पॉन्स करता है, जब तक वो उत्प्रेरक उसके सामने नहीं होगा वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वहाँ पे उसको क्या, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है प्रतिक्रिया को करने के लिए। तो इन्होंने दो चीज़ों की बात की, हमारा एक हो गया रीइंफोर्समेंट और दूसरा पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट, जिसको कि पुनर्बलन कहा जाता है या प्रबलन भी कहा जाता है, उनको उन्होंने दो भागों में बांटा। एक था प्राथमिक या मुख्य प्रबलन और दूसरा था गौण प्रबलन, ठीक है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। एक प्रबलन की व्याख्या उसके परिणाम के आधार पर की जाती है। कोई भी उत्तेजक उस समय प्रबलन बनता है जब वह प्रक्रिया या प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है। यानी रीइंफोर्समेंट हम किसे कहेंगे, कोई भी उत्प्रेरक है वो भी एक रीइंफोर्समेंट की तरह कार्य करने लगेगा अगर वो क्या है, जो प्रतिक्रिया है उसकी दर में वृद्धि कर देता है। जैसे कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, क्लास में, और कुछ बच्चों ने उत्तर दिया, जिस बच्चे ने उत्तर सही दिया आपने उसकी तारीफ़ की, और जिस बच्चे ने उत्तर नहीं दिया उसकी भी आपने तारीफ़ की, और ये बोला कि आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपके माइंड में कुछ भी चीज़ें आए तो आप बताइए, उसे घबराना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक तरह का रीइंफोर्समेंट हो गया। इससे दूसरे बच्चे भी जो है प्रभावित होंगे, और उनके मन में भी जो डर है कि भाई मेरा मजाक उड़ेगा अगर मैं गलत उत्तर दूंगा, तो ये चीज़ें कम होंगी, और जो बच्चे की आपने तारीफ़ कर दी उसका भी क्या है, उसकी प्रतिक्रिया भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा कि अच्छा हाँ, अब मैं हर बार आंसर करूँगा, मेरे के दिमाग में जो भी आएगी वो चीज़। तो वहाँ पे क्या हो गया कि वो जो रीइंफोर्समेंट था उसने क्या कर दिया, प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि कर दी। जो उत्तेजक प्रबलन की भांति कार्य करते हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है। अब जो प्रबलन या रीइंफोर्समेंट है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सकारात्मक प्रबलन और एक होता है नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दोनों तरह के होते हैं। हर बार हम तारीफ़ नहीं करते ना, बहुत बार हम दंड भी दे देते हैं, बहुत बार हम डांट देते हैं किसी काम को कराने के लिए। तो दो तरह का पुनर्बलन होता है, और कौन सा पुनर्बलन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस कंडीशन में हम किस तरह का पुनर्बलन इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ज़रूरी है जानना। तो सकारात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि ये वह उत्तेजक है जो परिस्थिति में जोड़ने पर सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ावा देता है। यानी क्योंकि ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो हमें जो सामने से रिस्पॉन्स मिलता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव ही मिलता है। यानी अगर हमने बच्चे की तारीफ़ की है तो बच्चा जो है वो खुश होगा और नेक्स्ट टाइम से आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा। यानी हमें जो प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी वो भी कैसी, सक्रिय होगी। जैसे कि भोजन, पानी या फिर प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ये सारा क्या है, हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि वह उत्तेजक जिसको परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय प्रतिक्रिया की सहायता को बल मिलता है, वो हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। क्योंकि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि अगर हम इसे देंगे तो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तब हमें बच्चे के अंदर पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना कि नेगेटिव या नकारात्मक पुनर्बलन को हटा लेने पे हमें सक्रिय प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जैसे हम किसी बच्चे को डांटते रहते हैं हमेशा, तो हम उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर हमने उसे डांटना बंद कर दिया और हम उससे प्यार से बात करेंगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी नकारात्मक पुनर्बलन को हटा लेने पर सक्रिय प्रतिक्रिया मिलती है, जैसे कि तीव्र स्वर यानी चिल्लाना, या चमकीला तेज प्रकाश, या तेज गर्मी, या दंड आदि क्या है, ऋणात्मक प्रबलन है।
अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है, तो अगर आपके एग्जाम्पल में कुछ भी आ जाता ऑप्शन में कि इनमें से आप बताओ कि कौन सा नकारात्मक पुनर्वलन है या कौन सा सकारात्मक पुनर्वलन, तो आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के उन्होंने पुनर्वलन की बात की है। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में क्या है कि एक उत्तेजक जो कि वास्तव में प्रबलन नहीं होता है, किंतु बार बार की पुनरावृत्ति के कारण प्रबलन बन जाता है, गौण प्रबलन कहलाता है। ये भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये किस प्रकार के प्रबलन से संबंधित है। यानी कभी कभी क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट, ऐसा रीइंफोर्समेंट जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मतलब एज अ पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि हम बार बार उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने देखा कि उससे क्या है, सामने वाले की प्रतिक्रिया में हमें बदलाव देखने को मिला है, तब वो क्या है, वो भी पुनर्वलन की तरह कार्य करने लगेगा और उसको हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से पनिशमेंट की बात की है कि पनिशमेंट भी जो है वो क्या है, प्रतिक्रिया को में बदलाव लाता है। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए बच्चे के साथ को पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, किसी कभी कभी क्या होता है, कुछ काम करने के लिए हमें पनिशमेंट देना पड़ता है, तो पनिशमेंट देने से भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस, जैसे मान लिया एक बच्चा है, वो मान नहीं रहा, कैंडल आपने जलाई और आप चाहते हो कि वो बच्चा उस कैंडल को ना टच करे, क्योंकि टच करेगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, उसको समझाया, लेकिन उसने नहीं माना, फिर आपने उसको बोल दिया, करने दिया, मतलब आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, तो जब वो उसको टच करेगा तो उसको क्या है, उसका हाथ जलेगा, तो उसको फील होगा कि हाँ ये मेरे लिए कैसा है, अच्छा नहीं है, मुझे नहीं टच करना चाहिए। तो वहाँ पे जो वो चीज़ है वो एक पनिशमेंट की तरह हो गया, और उसके बाद वो सीख लेगा कि अब मुझे इसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करनी है, यानी मुझे इसको टच नहीं करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई एक बार कि हमें कई बार जो होता है चीज़ों को बच्चों को सिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें भी करनी पड़ती है जो कि उनके लिए नेगेटिव होती है, लेकिन उससे हमें क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इस चीज़ की भी उन्होंने बात की है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने, एक तो आरएस बॉन्ड, उनकी थ्योरी जो है उसमें आरएस बॉन्ड बनता है, दूसरी बात उन्होंने पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात की। अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया भी है कि रीइंफोर्समेंट पे बल किसने दिया है, तो आपको याद रखना है स्किनर ने। ठीक है, अब उनके जो सिद्धांत है इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, क्लास में कहाँ पे कर सकते हैं, तो स्किनर ने सीखने की एक प्रणाली का विकास किया था जो कि प्रयोजन मूलक शिक्षण यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग कहलाता है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा, प्रयोजन मूलक शिक्षण या प्रोग्राम लर्निंग किसने दी थी, स्किनर ने। प्रयोजन मूलक शिक्षण ने कक्षा शिक्षण या अध्यापन को काफ़ी प्रभावित किया। विद्यालय के वातावरण पर भय का आवरण छाया रहता है और विद्यालय में सकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करके भय के आवरण को हम हटा सकते हैं। जैसे कि बच्चे, जैसे अभी भी मैंने बात की थी कि मोस्टली बच्चे जो होते हैं क्लास में आंसर नहीं करते जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अंदर उनके एक डर होता है कि भाई हमने गलत कर दिया तो हमें टीचर डांटेगी, बाकी स्टूडेंट्स भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है और उनके अंदर जो डर है, जो भय है, उसको हमें दूर करना है। इसी प्रकार विद्यालय में छात्र के व्यवहार तथा पुनर्वलन में बड़ा अंतराल रहता है। यदि कोई छात्र उत्तम कार्य करता है तो अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन विलंब से मिलता है और विलंब के कारण छात्र पर इस पुनर्वलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अगर आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो तो आपको क्विक रीइंफोर्समेंट देना है। ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, बच्चे ने सही आंसर किया या उसने ट्राई किया, तो आपको तुरंत से उसकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि अगर आपने उस समय नहीं की, बाद में की, अगले दिन की, तो वो जो है उस समय वो चीज़ उसको उतना प्रभावित नहीं करेगी या उसकी प्रतिक्रिया को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देगी जो कि क्विक रिस्पॉन्स देता है। इसलिए पुनर्वलन जो है हमेशा क्या है, आप तुरंत से दीजिए, जबकि पुनर्वलन उत्तेजना का प्रयोग अनुक्रिया के तुरंत बाद में होना चाहिए ताकि उसका प्रभाव व्यवहार पर पड़े। तुरंत पुनर्वलन देने से उसी प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि जैसा आप रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसा आपको मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं अगर आप तुरंत से पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट देते हैं।
अध्यापक को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ की योजना बनानी चाहिए तथा प्रत्येक पद पर पुनर्वलन पर विचार करना चाहिए। यानी एज अ टीचर जब आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे कहाँ कहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन पूछना है, और बच्चों ने सही आंसर दिया तो मुझे किस तरह का रीइंफोर्समेंट देना है। ये सारी प्लानिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी को उन्हें प्रोग्राम लर्निंग कहा है। अब क्या है कि कुछ लोगों ने इनकी आलोचना की, भले ही इनका सिद्धांत बहुत अच्छा था, अधिकांश शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने इनके कार्य की प्रशंसा की थी, फिर भी कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की थी। अब आलोचना करने का मेन कारण क्या था? उनका ये था कि नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए प्रयोगों से निकाले गए नियम किस प्रकार सीखने की प्राकृतिक परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था और शॉर्ट टाइम पीरियड में ही क्या है अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपना रिजल्ट दे दिया, यानी अपना जो थ्योरी थी वो दे दी थी। तो इनकी आलोचना ये कहा गया था कि इतने छोटे से समय में छोटी सी परिस्थिति में आपने एक्सपेरिमेंट किया और सिद्धांत दिया है, इसे हम प्राकृतिक परिस्थितियों में कैसे लागू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कही गई कि उनका जो ये प्रयोग था वो क्या है, पशु पे किया था उन्होंने। तो ये भी बात बोली गई कि पशुओं पे आधारित उनके व्यवहार पर आधारित जो नियम है वो इंसानों पे कैसे लागू किया जा सकता है, या इंसानों या सामाजिक परिस्थितियों में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। तो इन 2 बातों पे उनकी जो है आलोचना की गई थी। ओवरऑल उनका सिद्धांत बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा इसको लागू भी किया गया, माना भी गया है। ठीक है, तो ये था हमारा स्किनर का थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट हो आपके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी पावलोव और थॉर्नडाइक की थ्योरी को मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।